व्यूअर्स, दिस इज गर्वित भटनागर और मैं स्वागत करता हूं आपका गर्व एजुकेट्स पे। जैसा कि आपको पता है सीरीज चालू थी, हम कर रहे थे 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और अब आ गए हम सेकंड चैप्टर पे जो कि होने वाला है आपका द ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखिए, इस चैप्टर का नाम सुनते ही थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाती है क्योंकि पॉलिटिक्स इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा है। ठीक है, आपको पता चलने वाला है कौन सी पार्टीज हैं, आपको पता चलेगा कांग्रेस कैसे आने वाले 3 जनरल इलेक्शन जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए, ठीक है, आने वाले 3 जनरल इलेक्शन तक कैसे कांग्रेस का एक पर्टिकुलर डोमिनेंस रहा हर फील्ड में, हर पॉलिटिकल फील्ड में। हाँ, थोड़े 1-2 स्टेट्स जो थे वो थोड़ा सा कांग्रेस के हाथ से जरूर लूज हुए, ठीक है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुआ, वो भी हम अभी चैप्टर में देखेंगे। लेकिन मेनली आपको जो कि हेडिंग से समझ आ रहा होगा, और आज के इस एपिसोड में या आप कहें कि चैप्टर में 2 स्पेशल चीजें आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होगी। हम एक्चुअली बात करने वाले हैं 2 पिक्चर्स के बारे में। 2 पिक्चर्स जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी इंट्रो के बाद में जब हम पढ़ने वाले हैं आगे पार्टीज के बारे में, तो एक्चुअली में जैसे जिस तरह से मूवीज में आप लोग वेट करते हैं ना कि अब हीरो की एंट्री होनी ही चाहिए, तो वैसे ही जब, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर बिल्डअप इसी पे है कि काफी 3 जनरल इलेक्शंस तक कांग्रेस का जो हाई डोमिनेंस रहा है हर पार्टी के ऊपर, हर फील्ड में, हर लोगों के ऊपर या हर कम्युनिटी के ऊपर, वो डोमिनेंस कैसे कैसे खत्म होने लगा। तो आप लोग जरूर वेट कर रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी नाम लूँ बीजेपी का, जो कि शुरू हुआ था भारतीय जनसंघ के नाम से। ठीक है, अब कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन है कि भारतीय जनसंघ जो है इसकी शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के बाद से, लेकिन ये जनसंघ जो थी इमरजेंसी के बाद नहीं, इसकी नींव बहुत पहले ही आज़ादी के समय से ही रख दी गई थी। ऐसी बहुत सारी पार्टियां जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वो आज़ादी के साथ साथ ही कांग्रेस के साथ शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वन पार्टी डोमिनेंस रहा तो कांग्रेस के सामने कोई टिक नहीं पाया, तो हम ऐसा समझते हैं कि कोई पार्टी कभी थी ही नहीं। ऐसी बहुत सारी पार्टी थी जिनका नाम आपको यहाँ सुनने मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी पार्टी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी बनी, स्वतंत्र पार्टी बनी, भारतीय जनसंघ की भी वहीं से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो लेजेंड्स हैं हमारे साथ में, ठीक है, लेजेंड्स ही कहूंगा मैं, उसका एक रीजन ये है कि ये 2 हीरो होने वाले हैं आज की डिस्कशन का। पहले हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस अलग अलग पार्टी बनने का रीजन बना, कैसे कंपटीशन बढ़ता गया, कैसे कांग्रेस को बहुत सारी चीजों में डील करना पड़ा, और कांग्रेस क्यों वन पार्टी डोमिनेंस अगर कांग्रेस का रहा तो उसका बहुत बड़ा रीजन क्या क्या रहा होगा। ठीक है, ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रो से चैप्टर की। हाँ, जैसा कि हर वीडियो में होता है, मेरा एक हाईलाइटेड क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस अगर हम कहें तो चैप्टर की हेडिंग से आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को यहाँ पे विलेन की तरह शो किया गया। ठीक है, एक्चुअल में कांग्रेस क्या विलेन थी? क्या कांग्रेस ने 3 बार जब जनरल असेंबली के इलेक्शंस जीते तो क्या उन्होंने लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया था? क्या जैसे चैप्टर में बताया गया, चैप्टर में तो आपको हालांकि फैक्चुअली बताया गया, लेकिन फिर भी जिस तरह से क्या कांग्रेस का डोमिनेंस बताया जाता तो क्या एक्चुअल में कांग्रेस विलेन थी पॉलिटिक्स में शुरुआत में? लेकिन ऐसा था नहीं, वो आपको चैप्टर में जवाब मिलेगा। लेकिन हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है कि आपके इस पे क्या व्यूज है, कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं इंट्रो से। इंट्रो में सबसे पहले आता है कि किस तरह से, देखिए चैलेंज क्या क्या थे नेशन बिल्डिंग में, जो कि आपके चैप्टर की भी मेन डिमांड है कि 2 ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था तो उसमें डेमोक्रेसी बिल्ड करने के लिए ही डोमिनेंस था। यानी कि आपको पता है क्योंकि कांग्रेस का जो रूल था वो शुरू इसी बात से हुआ था। 2 एग्रीमेंट मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताए थे कि 2 एग्रीमेंट थे। कांग्रेस जो थी वो अपकमिंग पार्टी थी, उसके अलावा वो जनरल इलेक्शन जीतना चाहते थे और वो अपनी एक सरकार बनाना चाहते थे ताकि वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो 2 एग्रीमेंट थे मेनली। पहला तो आपका था कि डेमोक्रेसी हमेशा रखेंगे, ठीक है, यानी कि जब तक भारत है तब तक डेमोक्रेसी भारत में स्थापित रहेगी। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रखी थी, लोगों को अधिकार दिए थे, तो वो अधिकार लोगों को आपको वापस लौटाने भी थे, रिटर्न भी तो करना था। जो लोग आपके लिए कर रहे थे, आपको वोट दे रहे थे, तो रिटर्न में आप क्या करोगे? तो वेलफेयर स्कीम्स लोगों के गुड के लिए या फिर सोसाइटी के अच्छे के लिए इन्हें जो भी कुछ करना था वो 2 एग्रीमेंट्स में डिसाइड हुआ था। तो वन पार्टी डोमिनेंस के बाद हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या थे, यानी कि नेशन बिल्डिंग में चैलेंजेस क्या थे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले बात करें तो इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वन पार्टी डोमिनेंस शुरू होगा उससे पहले होंगे इलेक्शन, क्योंकि जीतना भी तो जरूरी है डोमिनेंस के लिए। सरकार बनाओगे नहीं तो डोमिनेंस करोगे कैसे? तो चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी में सबसे पहला चैलेंज तो था इलेक्शन कमीशन बनानी पड़ी 1950 में, क्योंकि इलेक्शन के बिना पार्टी बनती कैसे? तो इलेक्शन कमीशन बनाई गई 1950 में। सुकुमार सेन, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये याद भी रखना पड़ेगा आपको। सुकुमार सेन जो थे ना, ये थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आजाद भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर भी बने। तो आपको ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये याद रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन डिफिकल्ट भी इसलिए थे क्योंकि देखिए ये एक तरह का चैलेंज इसलिए इसको बोला गया। इलेक्शन कराना वैसे तो
आज आपको लगता है बहुत आम बात है, लेकिन जब पहली बार इलेक्शन हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 17 करोड़ से ज्यादा वोटर थे इंडिया में, ठीक है, 17 करोड़ वोटर थे। लेकिन उसमें दो बड़े चैलेंजेस थे। एक तो बड़ी संख्या थी, पहली बार हम इलेक्शन करा रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, बड़ी संख्या होने के कारण उसमें बड़ी संख्या में, यानी कि 17 करोड़ में से भी बहुत ज्यादा लोग जो थे वो इलिटरेट थे, ठीक है। यानी कि अगर एक डेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 15%, 17 करोड़ वोटर में से 15% जो लोग थे वो सिर्फ लिटरेट थे। यानी कि आप ऑलमोस्ट ये डेटा लेंगे तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग 17 करोड़ में से पढ़े लिखे थे। यानी कि ऐसा आप मान सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति की समझ होगी, सही गलत की समझ होगी कि किस तरह से वोट देना है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो बाकी 14 से 15 करोड़ लोगों को तो इसकी जानकारी थी नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों को मोटिवेट कैसे करें वोटिंग के लिए। सरकार बनाने के लिए वोट्स चाहिए, लोगों को एक्टिव वोटर्स बनाना पड़ेगा ना, तो ये कन्वर्जन करेंगे कैसे हम, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर आगे बात करें, जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा बनाने की बात करी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वुमेन थी, यानी कि अभी जो महिलाएं थी, उसमें 40 लाख ऐसी अनरिकॉर्डेड महिलाएं थी जिनका कोई नाम पता ही नहीं था। यानी कि उनको कैसे लिखा गया था, आप देखिए, वाइफ ऑफ डैश डैश डैश, डॉटर ऑफ डैश डैश डैश, यानी कि उनके हस्बैंड के नाम से, उनके पिताजी के नाम से या उनके फादर के नाम से उन्हें जाना जा रहा था आगे। यानी कि ये तो एक आप मान के चलिए, अभी हालांकि अब जिस जनरेशन में हम हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को बिना नाम के हो जाता है तो उसकी एक तरह से आप करेंगे इंसल्ट ही कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट इंडिया में ही किसी वुमेन का यानी किसी महिला का नाम ना लिख के उसे वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ लिख के रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक तरह से बहुत गलत बात थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको प्योरली रिजेक्ट किया। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन इसीलिए एक बॉडी बनाएगी जो कि इंडिपेंडेंट रखी गई है, ठीक है, खास करके रूलिंग गवर्नमेंट से तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखी गई है, ताकि वो अपने डिसीजन अपनी ओन पे ले सकें, यानी कि अपनी विल पे ले सकें, उन्हें किसी के अंदर या किसी के इंटरफेरेंस के साथ काम ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खास बात होने वाली थी। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो क्योंकि पहली बार इलेक्शन थे तो बहुत बड़ा चैलेंज था और किसी को पता भी नहीं था कि कराने कैसे हैं। तो पोलिंग बूथ्स तो थे लेकिन कोई ट्रेंड ही नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने 3 लाख ऑफिसर्स को इलेक्शन कराने से पहले ट्रेनिंग दी कि किस तरह से उनको पोलिंग बूथ पे या किस तरह से उनको वोटिंग करानी है, किस तरह से पोलिंग बूथ को मेंटेन रखना है, मैनेज करना है, लोगों की जो आवाजाही है उसको कैसे मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए 3 लाख ऑफिसर्स को पहले इलेक्शन से पहले प्रैक्टिस कराई गई, तो तब जाकर के इलेक्शन एफिशिएंटली हो पाए, ठीक है। तो ये था बेसिक चैलेंज जो कि पूरा करना जरूरी था पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि इरा ऑफ पार्टी डोमिनेंस पढ़ रहे हैं तो पहले चाहिए इलेक्शंस, तभी बन पाएगी पार्टी और तभी हो पाएगा डोमिनेंस। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो कि क्या चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ, पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे और इंट्रो में ये चैप्टर के इसलिए दिए भी गए आपको, ताकि पहले आपको ये पता चले कि चैलेंजेस होते क्या है, ठीक है, ये चैलेंजेस क्या हुए होंगे जिसपे इनको काम करना पड़ा होगा। नेक्स्ट अगर बात करो तो 3 जनरल इलेक्शन की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ कि किस तरह से वोटिंग मेथड भी चेंज हुआ। जैसे कि 1990s के लेट में अगर आप बात करो तो 1990s के लेट से ईवीएम सिस्टम शुरू हो गया था। उससे पहले क्या था, बैलेट पेपर सिस्टम था। बैलेट पेपर सिस्टम क्या होता है कि जैसे एक स्लिप है, उस पर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम लिख दिए जाते हैं और एक सील होती है जिसको थप्पा बोला जाता था। तो वो सील आपको उस रिप्रेजेंटेटिव के सामने लगाना है जिसको आप वोट देना चाहते हो। तो ये बैलेट पेपर सिस्टम था और उसको फोल्ड करके फिर बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। फिर एट द एंड काउंटिंग होती थी, वो स्लिप्स निकाल के गिने जाते थे कि इसको कितने वोट दिए। लेकिन 1990s के लेट में ईवीएम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंडिया में। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपकी, जिसमें सिर्फ एक बटन पुश करने से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा धांधली के चांसेस कम थे, ठीक है। हालांकि अब तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं हैक होने के वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, लेकिन तब ये एक थोड़ा एफिशिएंट सिस्टम था, ठीक है। कैरी करने के लिए या इसको इधर उधर ले जाने के लिए थोड़ा ईजी था। बैलेट बॉक्सेस उठा के ले जाना, उसमें धांधली के थोड़े ज्यादा चांसेस थे। और अगर आपको याद हो तो 2004 के आसपास लगभग, उसके बाद जो भी चुनाव हुए उसके बाद में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 2003 और 4 के बाद में ईवीएम को कंपलसरी ही कर दिया गया। यानी कि बहुत जल्दी ईवीएम जो थी वो लोगों को समझ में आने लगी और थोड़ा सा एफिशिएंट भी लगने लगी सिस्टम को। तो बहुत जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करके इसको परमानेंट ही कर दिया गया हर तरह की वोटिंग में। तो यहाँ आपका थोड़ा सा वोटिंग सिस्टम भी चेंज हो गया था इंडिया में। नेक्स्ट बात करो 3 जनरल इलेक्शंस की। जैसा मैंने बताया, अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। किसका शुरू होता है, कांग्रेस पार्टी का। शुरुआत इसी से करी थी अपन ने। तो देखिए कांग्रेस डोमिनेंस, जैसा कि मैंने लिखा है, कांग्रेस डोमिनेंस से शुरुआत हुई 3 जनरल इलेक्शंस की। पहले 52 के जो इलेक्शंस थे कांग्रेस ने सीट जीती। कांग्रेस की सीट जो थी ऑलमोस्ट 384 सीट्स थी 489 सीट्स में से टोटल। यानी कि कांग्रेस ने 384 सीट्स जीती थी 499 सीटों के अंदर। 489 सीट्स में से 384 सीट्स कांग्रेस के पास थी लोकसभा में। तो पार्टी डोमिनेंस आप नजर भी आता है कि ऑलमोस्ट आप 80%
से 70 to 80% के आसपास की वो जो सीट्स है वो आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग भी कांग्रेस के पक्ष में थी। और अब इसमें क्या था, खास बात क्या थी, क्या रीजन थी कि इतनी सीट्स जो थी वो कांग्रेस के हाथ में थी? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके बहुत ही चेरिस्मेटिक और पॉपुलर लीडर थे। उसका एक रीजन था कि ये हाईलाइटेड थे नेशनल मूवमेंट के टाइम से, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 थी, वहां से थोड़ा सा आगे जाते जाते हर मूवमेंट में ये मेन फेस बने थे हर मूवमेंट का। तो इसलिए थोड़े से पॉपुलर लीडर भी थे। साथ ही साथ इनके साथ में थोड़े से सपोर्टिव लीडर थे, जो कि सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, ये तो हीरो थे, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। तो किस तरह से लोग इनकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते थे बहुत आसानी से। तो ये बड़ा रीजन था कि कांग्रेस को बहुत सीटें गई पहले इलेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस जो थी, इसका काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग था, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने क्यों जवाहरलाल नेहरू जी का जो तस्वीर है वो लेफ्ट में लगाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो तस्वीर है वो मैंने राइट में लगाया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि देखिए, वो राइट विंग और लेफ्ट विंग तो आपने सुना ही होगा पॉलिटिक्स में। तो लेफ्ट विंग एक्चुअली जनरली उन पार्टियों को बोला जाता है जिनका मेन मोटिव जो होता है वो गरीब तबके को, बैकवर्ड क्लास को, या ऐसे सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस को जिनको नहीं मिल पा रही वो सुविधाएं, उनकी तरफ उनका थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होता है, ठीक है। उनका थोड़ा वेलफेयर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उस तरह की पार्टियों को हम थोड़ा लेफ्ट में रखते हैं, जहां तक मेरा समझ है पॉलिटिक्स का। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इन्होंने जो जनसंघ बनाया था, इनका क्या शुरू से जो जनसंघ था ना, उनकी थोड़ी सी डिमांड वायलेंट टाइप की रहती थी। इनका न्यूक्लियर बम बनाने पे थोड़ा ज्यादा जोर रहता था, हिंदी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज ये थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है। रिलीजन को ये थोड़ा सा बेस बना के चलते थे। तो ये रीजन है कि इनको पॉलिटिकल राइट में समझा जाता है, एक्चुअली एक्सट्रीम राइट में समझा जाता है, ठीक है। तो ये तस्वीर भी लेफ्ट राइट में लगाने का ये रीजन था, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, अगर आप समझे तो आपको पॉलिटिकल लेफ्ट और पॉलिटिकल राइट विंग भी समझ में आ जाएगा। अभी जनरल कॉन्सेप्शन ये है पॉलिटिकल लेफ्ट और राइट का कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है अभी करंट में बीजेपी, ठीक है, उसको जो समर्थन देता है वो राइट विंग में है और उसको नहीं देता है वो लेफ्ट विंग में। लेकिन ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो कि पूरी तरह से गलत है। बेसिस वो है जो मैंने आपको बताया है कि किस पार्टी को पॉलिटिकल लेफ्ट में जाना चाहिए, जो वेलफेयर देख रही है, और पॉलिटिकल राइट में वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा बेस बना करके, साथ ही साथ उनके जो थोड़े से विचारधारा जो होती है उसको थोड़ा सा कट्टर होते हैं वो, ठीक है। उसमें वो वेलफेयर और वो सब नहीं ढूंढ रहे होते हैं। उनका वो मकसद होता है कि इस विचारधारा के साथ चलते हुए अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल एक्सट्रीम राइट भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट अगर बात करें तो कांग्रेस का जो वर्किंग स्टाइल था वो थोड़ा था अपर और ग्रास रूट लेवल को साथ लेके चलने का था, ठीक है। जैसे कि वो था ना टॉप गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, उस तरह से होता है ना कि पूरा सिस्टम डिवाइड होता है आपका। तो वैसे कांग्रेस का ये मत नहीं था कि जो अपर क्लास के लोग, बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनको अपने साथ रखें। इनका मेन ये भी था कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, ठीक है, वर्कर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सारे लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे। साथ ही साथ हम अपर क्लास के, बिजनेस क्लास के लोगों को भी लेके चलेंगे, ठीक है, जो अच्छी सोसाइटी से आते हैं, जिनके पास अच्छा एसेट है, जिनके पास अच्छी इनकम है, जो फंडिंग करते हैं इनको पार्टीज को, उनको भी इनको साथ लेके चलना था, ठीक है। तो इनका वर्किंग स्टाइल कुछ ऐसा था कि अपर प्लस ग्रास रूट लेवल ये दोनों पे काम करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कांग्रेस का शाइनिंग टाइम जो था ना, यानी कि इनको क्यों बोला जाता है कि कांग्रेस थोड़ा सा हाईलाइटेड ज्यादा हो गई, उसका एक रीजन था कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्योंकि ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हर एक व्यक्ति के पास गए थे कांग्रेस के लोग, तो इस वजह से भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोग जो थे ना वो कांग्रेस के लीडर से काफी कनेक्ट कर गए थे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा इनको प्लस पॉइंट ये मिला कि जनरल असेंबली में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, बहुत सारी सीटें कांग्रेस के पास गई। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा खिलाफ भी जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि 1957 में, जैसा मैंने आपको बताया कि 1950 में वैसे चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन इतनी सारी तैयारियों में इतना वक्त लग गया कि 1952 में इलेक्शन हो पाए। फिर देन जब 1957 में वापस इलेक्शन हुए, तब तक कुछ स्टेट में कांग्रेस जो थी वो अपना होल्ड जो थी वो लूज कर चुकी थी। कैसे? जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल केरला की बात करें तो 1957 में केरल के अंदर पहली बार कोई नॉन कांग्रेस पार्टी किसी स्टेट के अंदर आई थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और ये हुआ भी बाय इलेक्शन के थ्रू, यानी कि ऐसा भी नहीं कोई धांधली हुई हो, कोई गड़बड़ हुई हो चुनाव में कि कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। कम्युनिस्ट पार्टी जीती बाय इलेक्शन, लोगों की चॉइस से, और पहली बार कोई नॉन कांग्रेस पार्टी
किसी स्टेट में गवर्नमेंट बनाने जा रही थी और वो था केरला में। और भी रीजन्स थे, त्रावणकोर और कुछ रीजनल एरिया थे जहां पे कांग्रेस ने धीरे धीरे होल्ड लूज किया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डोमिनेंस आप इसलिए जरूर कहेंगे क्योंकि जनरल असेंबली में भी फिर भी कांग्रेस के सामने अभी खड़ा रहने लायक स्थिति में कोई भी पार्टी या कोई भी अपोनेंट था नहीं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सके या उतने नंबर्स के साथ कांग्रेस से थोड़ा सा फाइट बैक कर सके। अब देखिए, बात करते हैं नेचर ऑफ डोमिनेंस की। आपने पूरी तरह से देख लिया अभी तक कि द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में मैंने आपको किस तरह से बताया कि कांग्रेस ने जीते जनरल असेंबली के इलेक्शंस, कांग्रेस ने किस तरह से लोगों का सपोर्ट जो है वो जीतने में पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो सफल रही है। और ऐसे में ही इसी के साथ किस तरह से कांग्रेस जो थी उसी के खिलाफ कुछ पार्टियां खड़ी होने लगी धीरे धीरे। कम्युनिस्ट पार्टी मैंने आपको केरल का एग्जांपल देके बताया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो था किस टाइप का और था ही क्यों, यानी कि कांग्रेस का डोमिनेंस महसूस होने की क्या जरूरत पड़ रही थी कि दूसरी पार्टियों को लग रहा था कि एक्चुअल में 3 जनरल असेंबली इलेक्शंस जीतने के बाद जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो बहुत मतलब हाई लेवल पे था। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हाई वोल्टेज ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, यहाँ पर वो आपको यहाँ देखने पे मिलेगी। क्या रीजन है, देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट मैंने आपको कांग्रेस को बताया, तो लेफ्ट होने का ही रीजन ये था कि सारे डाइवर्सिफाइड जो आइडियोलॉजीज थी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि हर तरीके के लोग, हर तबके के लोग, चाहे वो पुअर बैकग्राउंड से आते हों, बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हों, या फिर वो कैपिटलिस्ट हों, चाहे वो बिजनेस क्लास हों, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों, लेबरर्स हों, वर्कर्स हों, सभी तरह के लोग कांग्रेस में आपको मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में हर तरह के लोगों को पूरी तरह से वेलकम किया जाता था। ठीक है, तो एक तो डाइवर्सिफाइड ग्रुप था, तो उसका आपको तो यहाँ लग रहा है कि अच्छी पार्टी है, ये तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप मान के चलिए कि जब डाइवर्सिफाइड होगा आपका ग्रुप तो आइडियोलॉजीज भी कहीं ना कहीं टकराएंगी, आइडियोलॉजीज में मतभेद होगा, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ लोग जुड़ेंगे। तो यही थोड़ा सा कांग्रेस के लिए आगे जाकर के अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक और बात, जैसे कि जब कांग्रेस कोalition करती थी, यानी कि दूसरे जो पार्टियां थी उनको अपने साथ जोड़ लेती थी, छोटे छोटे जो भी दल हुआ करते थे उनको अपने साथ ऐड कर लेती थी, तो उसमें भी वही सब इश्यू थे कि जो छोटे दल आते थे वो भी अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर के कांग्रेस में शामिल होते थे। लेकिन वो आइडियोलॉजी के साथ क्या वो कांग्रेस के साथ सस्टेन कर पाए, वो आपको अभी इस चैप्टर में पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको कोalition की बात करी, तो कांग्रेस का जो पैटर्न है उसको रेनबो पैटर्न भी बोलते हैं, यानी कि रेनबो मतलब जैसे होती है ना छतरी, जिसमें हर तरह के ग्रुप को, हर तरह के लोगों को, हर तरह के कलर को वेलकम है। तो उसी तरह से रेनबो पैटर्न कांग्रेस का ये था कि हर तरह की आइडियोलॉजी को, हर तरह के सोशल ग्रुप को हम वेलकम करते हैं हमारे साथ आके जुड़ने के लिए। इनका एक्चुअली में पैटर्न वही चल रहा था नेशनल मूवमेंट वाला, क्योंकि संगठन जरूरी था, एक बड़ा तबका बनाना बहुत जरूरी था, एक बड़ी संख्या क्रिएट करना बहुत जरूरी था। तो सिस्टम तो वही चल रहा था। लेकिन अब यहाँ बात सिर्फ मूवमेंट में ये टारगेट नहीं था कि हमें देश को आजाद करना है, वो तो हो गया। लेकिन अब टारगेट ये था कि वेलफेयर स्कीम्स चलानी, लेकिन उसके रास्ते कई सारे हो सकते थे, कई सारी आइडियोलॉजीज हो सकती थी। लेकिन जब वो आइडियोलॉजीज एक टेबल पे साथ आकर के बैठती हैं तो साथ ही आते हैं उनके डिस्कशंस, और डिस्कशंस के साथ होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियरी कम रहे फ्यूचर में। जैसे कि रेनबो पैटर्न मैंने आपको बताया, सोशल कोएलिशन, पार्टियां भी अलग आइडियोलॉजी वाली, लोग कार्यकर्ता भी अलग आइडियोलॉजी वाले। डाइवर्सिटी में देखो तो हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर लैंग्वेज के लोग कांग्रेस का हिस्सा थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कांग्रेस का जो कोएलिशन था ना वो इनके लिए अनयूजुअल स्ट्रेंथ था, यानी कि एक तरह से कहीं से आप स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं कि संख्या में तो क्रिएट हो रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी बन गई, बहुत बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन अनयूजुअल स्ट्रेंथ का मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी उतनी ही ज्यादा, पार्टी के अंदर मतभेद भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस का डोमिनेंस पैटर्न कुछ इस तरह का था कि लोग तो डाइवर्सिफाइड यहाँ पे ऐड हो रहे थे, संख्या बल तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर अंदर बहुत सारे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो टॉलरेंस की। टॉलरेंस में मतलब क्या ऐसी चीज थी जो इग्नोर की जा रही थी, वो था एक फैक्शन ग्रुप। फैक्शन ग्रुप क्या होता है, किसी पार्टी में पर्टिकुलर कार्यकर्ता होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन किसी पार्टी के अंदर एक ऐसा तबका, एक ऐसा ग्रुप जो उसी पार्टी की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करता, उस ग्रुप को बोलते हैं फैक्शन। यानी कि उन लोगों को बोलता है, या उसी तरह के लोगों को, या उसी तरह की कम्युनिटी को उसी पार्टी के अंदर बोला जाता है फैक्शन। फैक्शन मतलब कहीं ना कहीं दरार पड़ रही थी उनके आइडियोलॉजीज की वजह से उनके संगठन में, तो ये फैक्शन क्रिएट हुआ और ये फैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसका रीजन था कोएलिशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ सबको वेलफेयर करना है, सोसाइटी का भला सबको करना है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं, तरीके सबके अलग अलग हैं। एक टेबल पे बैठ के आप उनको एक रेंज में ले आओ, एक मतलब सॉल्यूशन पे ले आओ, सब बहुत कम चांस होता है। तो वही रीजन था कि इतने अलग रास्तों की वजह से आइडियोलॉजीज और कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो साथ साथ ही चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन। लकी चांस ये है कि अपोजिशन बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिल्कुल सामने आया है, और वो एक्चुअल में था भी। जनसंघ हमेशा से एक बड़ा अपोजिशन रहा, बाद में बीजेपी बनी,
आज भी आप देख रहे हो अपोजिशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला है, ठीक है। तो अपोजिशन जब हुआ तो इसका फायदा क्या हुआ, देखो एक तो आप इसको एज अ बेनिफिट ही देखो, क्योंकि अपोजिशन होने का एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ बैलेंस ऑफ पावर। जो डोमिनेंस चालू हो चुका था, यानी कि कांग्रेस को अगर ऐसा लग रहा हो कि हमारे सामने तो कोई टिक भी नहीं सकता, ठीक है, तो वो डोमिनेंस को थोड़ा सा बैलेंस करने का काम कर रही थी अपोजिशन। जो अलग अलग पार्टियां बन रही थी वो धीरे धीरे कांग्रेस में भय या डर क्रिएट कर रही थी कि हाँ हम भी आ सकते हैं लाइन में, या हमारे पास भी थोड़ी बहुत सीटें हैं, हम भी संगठित हो सकते हैं आपस में, कांग्रेस के खिलाफ एक अपोनेंट बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा वो कांग्रेस की पॉलिसीज जो थी, कांग्रेस की जो भी पॉलिसीज, जो भी कांग्रेस नई चीजें इनोग्रेट करती होंगी, या कांग्रेस जो भी नई चीजें स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से वो क्रिटिसाइज करते होंगे, यानी कि उनमें जो भी कमी होगी, जो भी सारी चीजें होंगी, वो उनको क्रिटिसाइज करते होंगे। एक्चुअली में ये उस समय बहुत जरूरी था। देखो आज तो हमें पता है कि हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, डेली बेसिस पे हम इतनी चीजें रीड कर सकते हैं, सही गलत की बहुत जल्दी समझ है, ठीक है। एक चीज आती है यूट्यूब पे ढेरों कंटेंट बन जाते हैं, ठीक है, कोई भी नया टॉपिक आती है, हॉट टॉपिक बन जाता है वो। लेकिन उस समय की जो जनरेशन थी उनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे, तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है तो अपोजिशन ही एक ऐसी सोर्स है जो लोगों को बता सकती है कि आपकी करंट गवर्नमेंट जो है वो जो स्कीम आपके लिए लेके आई वो आपके लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। तो ये आप इसको एज अ बेनिफिशियरी देखिए कि इमरजेंस जो हुआ अपोनेंट्स का वो बहुत जरूरी था उस समय के लिए। देन अगर बात करें तो यहीं से कांग्रेस के अंदर से पार्टी बनी, उसमें से एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। कैसे बनी देखिए, देखो इसी सोशलिस्ट पार्टी को बोलते थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी, यानी कि CSP, ये एक पार्टी बनी। मैं नोट भी कर देता हूं क्योंकि इसको पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म के रूप में। देखिए CSP यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब कैसे बनी, 1934 जो था, जैसे कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ा संगठन है, मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसे यंग ब्लड भी रहे होंगे जिनसे रुका नहीं गया अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर के, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे यंग ब्लड जो थे, जो कि थोड़े रेडिकल थे, रेडिकल मतलब उनके विचार थोड़े से आक्रामक थे, ठीक है, थोड़ा वायलेंस में बिलीव करते थे, एगलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते थे। एगलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे वर्ड जो है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब जहाँ पे आप इक्वलिटी को हमेशा प्रायर मान रहे हो, आप हर चीज इक्वल चाहते हो, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज इक्वली मिले, ठीक है, आप जो काम करना चाहते हो उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके करो, रिसोर्सेज हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, एसेट्स है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो उसी तरह की सोसाइटी को बोलते हैं, जो कि एक आइडियल सोसाइटी भी है, उसको बोलते हैं एगलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एसेट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है। अब 1948 की बात करें तो कांग्रेस को थोड़ा सा लगा कि यार ये जो थोड़ा सा दल है हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर ये जो लोग हैं, यंग ब्लड है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारी जो छवि है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो 1948 में कांग्रेस ने क्या करा, एक बदलाव किया, ठीक है, अपने अंदर जो भी इनके पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट, उनमें इन्होंने बदलाव किया और उन्होंने क्या करा कि कोई भी ड्यूअल मेंबरशिप नहीं रख सकता, यानी कि आप कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना के काम कर रहे हो तो हम ड्यूअल मेंबरशिप नहीं देंगे, यानी कि आप कांग्रेस के भी मेंबर रहो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी मेंबर रहो, आप दोनों के मेंबर नहीं रह सकते, आप एक ही पार्टी के मेंबर रह सकते हो। तो कांग्रेस ने ड्यूअल मेंबरशिप वाला प्लान थोड़ा सा ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ड्यूअल मेंबरशिप खत्म हुई तो यहाँ पर CSP को, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1948 में एक नई पार्टी बनानी पड़ी, जो कि थोड़ा सा एंटी कांग्रेस भी बन गई, ठीक है। अब क्योंकि नई पार्टी बनी तो इन्होंने कांग्रेस पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, अपोनेंट बनते के साथ ही आपको अपोनेंट वाला रोल तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी। पिक्चर में विलेन बने हो थोड़ा विलेन वाले काम भी करने पड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जब एलिगेशन लगा गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट पे किस तरह के एलिगेशन थे कि गवर्नमेंट तो जो है ये कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स के लिए ही काम करती है। इस गवर्नमेंट का ना तो वर्कर्स पे ध्यान है, ना लेबरर्स पे ध्यान है, ना वेलफेयर स्कीम्स पे ध्यान है। इनका ध्यान है सिर्फ बिजनेस क्लास पे, कैपिटलिस्ट पे, या फिर ये उन्हीं को फेवर करेंगे जो कि इनको फंडिंग करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, एक खास चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं आपको इस तरह का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो व्यूज हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। मैं किसी भी एक साइड टिल्ड होकर के आपको कोई भी चीज बताऊंगा नहीं, जो भी फैक्चुअल है आपके सामने रखूंगा, जैसे एनसीईआरटी ने बताया वैसा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक्चुअल में भी, रियल लाइफ में भी मेरे व्यूज काफी न्यूट्रल हैं। मैं उसी के साथ जाना पसंद करूंगा जो एक्चुअल में फैक्चुअली करेक्ट हो, जो ऑन पेपर भी वही सारे काम बताती हूँ जो उन्होंने ऑफ पेपर भी करे, यानी कि फिजिकली भी उन्होंने वो काम करे, तो मैं उन्हीं पार्टी का सपोर्ट बेटर करूंगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही छोटा सा पार्ट बनेगा नेक्स्ट, क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और थोड़ी 2-4 डिटेल्स जो कि चैप्टर एंड करने के लिए बहुत जरूरी है, फैक्ट्स के साथ मैं आपको एंड करूंगा। इस पार्ट के लिए आई थिंक इतना काफी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, मैं आपको क्विक रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।